है वो तो आपको सबको पता है कि जो एक फेमस गाना है वो हमारे हिंदी फिल्मों का कि दिल नादान तुझे हुआ क्या है, वो तो आपने सुना है। लेकिन इस वक्त जो गाना पॉपुलर हो रहा है वो है कि दिले बाजार तुझे हुआ क्या है, और आखिर इस क्रैश की दवा क्या है। सो क्या है कि स्टॉक्स हो गए हैं 30 से 40% डाउन। इक्विटी म्यूचुअल फंड के भी अगर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो 10 से 20% डाउन है करीबन। और सवाल ये आता है कि भाई क्या ये बाजार का बॉटम आ चुका है, अब बॉटम से हम आगे वापस रिवर्सल की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं। और कोई कोई लोग पूछ रहे हैं भाई, कोई कोई लोग अनुमान लगा रहे हैं बिना पूछे, हम जवाब ही नहीं दे रहे तो भी लोग बोल रहे हैं नहीं साहब अभी तो 1 साल लगेगा बाजार को स्टेबलाइज होने में। और फिर एसआईपी इन्वेस्टर्स भी डर गए, डबल डिजिट के उन्होंने रिटर्न्स देखे थे और वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो गए। सो उन्हें भी आज एक मायूसी छा गई कि वापस ये 2 डिजिट में कब आएगा रिटर्न। और जो पिछले 5 सालों में जुड़े और उन्होंने तो नेगेटिव रिटर्न देखे ही नहीं थे, तो उन लोग कोशिश पूछ रहे हैं कि भाई मैं एसआईपी चालू रखूं या नहीं। और जो डायरेक्ट इक्विटी में करते हैं वो ये पूछते हैं कि भाई मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लूं क्या। अगर उनको बोलते नहीं नहीं मत करो तो अभी तो कुछ है उम्मीद बाकी है, तो फिर बोले भाई मैं नया पैसा लगाना चाहता हूँ, मुझे बताओ मैं कौन से स्टॉक्स में लगाऊं। अब सवाल बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास जवाब नहीं, इसलिए आज हम दिशा जी आपकी शरण में आए हैं। और जैसे कि देश के करोड़ों लोगों ने वो महाकुंभ में जाके प्रयागराज में स्नान किया और कुछ उसमें उम्मीद है उनको लाभ होने की, हम आज ही निवेशक आज सैकड़ों की संख्या में इस जूम में जुड़े हैं। और इसके बाद भी इसका यूट्यूब पे हम इसको रखेंगे। तो जो जो इसमें शरण में आया है इस वाली सीरीज में, मैं समझता हूँ कि उनको कुछ कुछ आज निजात या कुछ उनको कुछ दवाई उनके दर्द की मिलेगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे सारे ऑडियंस के लिए मैं बताना चाहूंगा, वैसे तो आप बहुत एक फेमस पर्सनालिटी हैं दिनशॉ जी, पर मैं आपके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी मैं देना चाहूंगा सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स के बेनिफिट के लिए। कि आप जो हैं हिलियोस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट में एसोसिएट डायरेक्टर एवं सीईओ हैं। आपको करीबन 29 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस है। और 14 साल तक आपने आर्टेमिस एडवाइजर जो हिलियो सिंगापुर है इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम किया, जहां पे इंडस्ट्री आउटलुक से लेकर के आइडिया जनरेशन से लेकर के फाइनल रिकमेंडेशन तक का जो है रिसर्च प्रोसेस आपके जिम्मे था। 2003 और 4 में आपने शेयर खान में पोर्टफोलियो प्रिंसिपल पोर्टफोलियो मैनेजर रहते हुए पीएमएस डिवीजन का वहां पे गठन किया। और इसके पहले आपने अलायंस कैपिटल की एशिया इमर्जिंग मार्केट टीम वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए और लॉयड आपने नेम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। और आई थिंक गुल टेक चंदानी उसके कुछ एमडी या सीईओ रहते थे जब मुझे कुछ पक्का जो याद आ रहा है। और दिनशॉ जी एजुकेशन से बीकॉम ऑनर्स, और आपने जो है ईडा आनंद से आईआरएम आनंद से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल मैनेजमेंट भी किया है। तो मैं इससे ज्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दिनशॉ जी कि आप हमारे आज सारे ऑडियंस को आज लाभान्वित करें। ओवर टू यू। धन्यवाद थैंक ललित यू। जी। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन मैंने अपना खुद का नहीं सुना था, जो आपसे सुना भी मैंने। पर धन्यवाद उसके लिए। और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए ये शो पर। तो मैं जरा पहले तो अमन जी का बता दूं। अमन जी हमारे नॉर्थ के हेड हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। सो वो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन हेड है वहाँ पे। तो वो आपकी सेवा में लगे रहते हैं, उनके वो तो हमेशा अवेलेबल हैं। तो ललित जी, मुझे लगता है सवाल तो पहला यही होगा कि बाजार की दिशा क्या है, क्या लग रहा है, कहाँ जाएगा। तो वैसे ठीक है, मुझे लग रहा है वही पहला आपका सवाल था। तो मैं जरा चालू करता हूँ हिस्ट्री से, कि इतिहास जो है वो इतना बढ़िया समझाता है, जो आगे का फ्यूचर भी मतलब दिखा देता है। लेकिन हम यही है कि इतिहास को देखते नहीं है नॉर्मली इतने ध्यान से। तो आप देखिए कि ये जो निफ्टी है उसके 34 साल का उसका हिस्ट्री है, उसमें इतिहास मतलब 34 साल से वो निफ्टी का इंडेक्स अवेलेबल है हमें स्टडी करने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि अच्छा देखिए, देखते हैं इतिहास में क्या हुआ था। तो एक्चुअली जो 10% से ज्यादा करेक्शन 34 साल में सिर्फ 21 बार हुए, और उनमें से भी 20% से ज्यादा जो हुए हैं वो 9 बार ऐसे करेक्शन हुए हैं, जो 20% से ज्यादा हुए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि 20% का जो करेक्शन है वो नॉर्मल स्टांसेस में नहीं होता है। मतलब बेयर मार्केट जिसको होता है ना, 20% के आगे वाला बेयर मार्केट, उसके लिए एक इवेंट चाहिए होता है, ग्लोबल इवेंट चाहिए होता है, या तो एक लोकल स्कैम चाहिए होता है, या तो एक लोकल बड़ा सा कोई नेगेटिव इवेंट चाहिए होता है। तो मैं जो 9 जो हुए थे मैं उनका आपको समझा दूं। एक तो था आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 वाला।
फिर जो हमारा गवर्नमेंट चेंज हुई थी, बीजेपी की गवर्नमेंट निकल के कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी 2004 में, वो दूसरा था। तीसरा अपने केतन पारेख का स्कैम था। फिर डॉट कॉम बबल था। फिर एशियन क्राइसिस था। फिर और कौन से, मतलब 9 के 9 कुछ ना कुछ रीजन था। हाँ, हमने जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे कारगिल, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। तो ऐसे आप देखेंगे तो जो 20% वाले करेक्शन है उसके लिए एक नेगेटिव इवेंट होना चाहिए, जो हमें नहीं लगता कि आज की तारीख में है। तो इसलिए ये जो 15% के आसपास, मैं वीक टू बॉटम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो सबसे ऊपर था और जो गिरा बाजार, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो 15% का जो करेक्शन हुआ है अभी निफ्टी में, वो हमारे हिसाब से हो गया। मतलब आज तो खैर रैली हो गई, तो इसलिए 15 का भी शायद 14% रहेगा, और 13.5 14% रह गया होगा। लेकिन द पॉइंट वॉज कि बॉटम में वो 15% का करेक्शन था निफ्टी 50 में। जब ये 15% का करेक्शन हुआ, तो इसमें जो हमारे मिड कैप गिरे वो थे कम से कम 21%। मिड कैप इंडेक्स की बात करूँ मैं। और जो स्मॉल कैप इंडेक्स जो गिरा था वो अराउंड 24% के आसपास गिरा था। तो अभी हम देखते हैं कि 10 और 20 के बीच में जो ऐसे 12 इवेंट हुए थे, 10% से गिर के 20% के बीच में जो 12 इवेंट हुए थे, उसमें जो सबसे कम था वो 10 11 12% वाले ही थे। और काफी थे वहां पे, मतलब 13 14 के आसपास बहुत सारे थे। 12 में से शायद 3 ही होंगे जो 15 के आगे चले थे, जिसमें से ये वाला हमारा जो अभी गिरा था वो एक था, वो जो 15 से आगे गया था। तो अगर जो आप एवरेज देखें ये 12 इवेंट्स का, वो 12% के आसपास था, 12% के आसपास। ऑलरेडी मैंने जैसे बता दिया 15% तो हम गिर ही चुके थे। दूसरा, जो इन 12 जो ये इवेंट हुए थे, उनमें हमने देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप कितना गिरे थे इस टाइम पे। तो मिड कैप ऑन एन एवरेज गिरे थे 15%, और स्मॉल कैप गिरे थे 16%, एवरेज की बात करो। तो आप सोचिए कि ये 15 16 के सामने तो ऑलरेडी 21 और 24% गिर गया था। तो इट्स ऑब्वियस कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही, एवरेज से ज्यादा हम आगे बढ़ गए हैं। और कोई ऐसा अ, कारण नहीं है उसका कि इतना नेगेटिव रहे बाजार। तो इसलिए हमें लगा था कि हम करीबन करीबन बॉटम के आसपास पहुंच गए हैं। और एक्चुअली ये गट फील होती है नॉर्मली। तजुर्बा ही आपको ये बता सकता है कि आप बॉटम के पास हैं कि टॉप के पास हैं। पर हमें ऐसा लग रहा था कि अभी ये बहुत हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना, एंड गेम आ गई है। ये आखिरी जो गिराव है वो लग रहा है हमें, आसपास घूम रहे हैं हम वहां पे। और एक्चुअली जो गिराव हुआ है वो रीजन भी उसके हैं, काफी हैं। एक तो रीजन था पहला जो वैल्यूएशन का था, और मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि कैसे ये रीजन, जिसकी वजह से जो जो बहाने थे जिसकी वजह से ये गिरा बाजार, वो अभी ओवरटर्न हो गए, मतलब वो उसके घूम गए हैं, वो रीजन अभी रहे नहीं है। तो एक रीजन था कि हमारा जो ग्लोबल वैल्यूएशन था, जो हमारा इंडेक्स है MSCI, मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स ऑफ इंडिया, जो एक मॉर्गन स्टैनली करके फर्म है, ग्लोबल फर्म, वो कंपोज करती है इंडिया का इंडेक्स। कोई उसमें कम से कम 140 कुछ स्टॉक हैं। तो मतलब मिक्स है लार्ज और मिड का। तो वो अगर जो आप देखें, तो वो इंडेक्स 2024 सितंबर में जब हमारा बाजार पीक था, तो वो इंडेक्स जो प्रीमियम है ओवर वर्ल्ड इंडेक्स, नॉर्मली इंडिया हमेशा एक प्रीमियम ही कमांड करता है ओवर वर्ल्ड इंडेक्स, वो प्रीमियम जो था वो हो गया था 26%। अब ये 26% जो प्रीमियम था वो ऑल टाइम हाई प्रीमियम था ओवर वर्ल्ड इंडेक्स। वर्ल्ड इंडेक्स में 65% जो है वजन, वो है यूएस का। उसमें 60% वेट जो है वो यूएस का है वहां पे। तो वो जो इंडेक्स है उसके ऊपर हमारा हमारा प्रीमियम 26% हो गया था, जो कि एक ऑल टाइम हाई प्रीमियम था। आप अगर जो 10 साल का एवरेज देखें तो वो प्रीमियम नॉर्मली 14% होता है। और अगर जो पिछले 15 साल की बात करें तो 10 के आसपास वो प्रीमियम घूम रहा था, 9.8 9.9 के आसपास था। तो 10% समझ लीजिए आप, 10% के आसपास प्रीमियम होता था। वो प्रीमियम बढ़ के हो गया 26%। अभी इतने सारा करेक्शन हुआ हमारे बाजार में, और यूएस गिरा नहीं भाई, मैं इसलिए बता रहा हूँ यूएस का, क्योंकि 65% वेट यूएस का है उस दूसरे इंडेक्स में जिससे हम कंपेयर करते हैं। तो उसके चलते हमारा प्रीमियम सितंबर एंड में रह गया 3.5%। आप सोचिए कहाँ 26% था और कहाँ 3.5% था। मैंने जैसे बताया एवरेज 10 साल का 14 है, और 15 साल देखें तो आप 10 के आसपास। तो आप सोचिए वो सब गिर गिरा के भी 3.5 हो गया है। तो एक तो चीज है
कि ग्लोबली भी हम लोग अभी एक अपीलिंग वैल्यू में आ गए। जैसे मैं बता रहा था किसी को कि ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं हर एक फंड हाउस में, बड़े बड़े फंड हाउसेस में। उनका काम यही होता है कि वो एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पैसा मूव करते हैं, यही देखे कि ये कंट्री अंडर वैल्यूड है, ये ओवर वैल्यू हो गई है, अभी यहाँ से निकाल के आप इस कंट्री में डालिए, ऐसे करके ग्लोबली अपने नोट बनाते हैं। और उनके अलग अलग रीजन होते हैं, एक रीजन वैल्यूएशन ही होता है, जो हमने देख लिया कि क्या हो गया वैल्यूएशन। तो मुझे यही लग रहा है कि अल्टीमेटली कोई स्ट्रैटेजिस्ट तो उठ के बोलेगा कि भैया इंडिया बहुत सस्ता हो गया, आप पैसा यहाँ पे शिफ्ट कीजिए। तो एनीवे वो एक वो ग्लोबल फैक्टर था। तो वैल्यूएशन आ गया लाइन में, ग्लोबल वैल्यूएशन जो कमांड होता था प्रीमियम, पहली चीज वो। अभी हम बात करते हैं डोमेस्टिक वैल्यूएशन। डोमेस्टिक वैल्यूएशन जो थे वो एक्चुअली सितंबर 2024 में, जब हमारा बाजार सबसे चढ़ाव पे था, सबसे ऊपर था, सबसे हाई था, तो तब हमारे वैल्यूएशन हो गए थे कोई बिल्कुल ही मतलब कोई 23 के आसपास हमारा लार्ज कैप वैल्यूएशन मिलता था। अभी आप पिछले 10 साल का एवरेज देखें तो अराउंड 21 साढ़े 21 के टाइम फॉरवर्ड अर्निंग्स वो लार्ज कैप वैल्यूएशन कोट होता है। आज की तारीख में वो लार्ज कैप वैल्यूएशन हो गया है 17.5। आज की रैली की बात कर, 17.5 हो गया। अभी आप सोचिए ये 17.5 जो है टाइम फॉरवर्ड अर्निंग्स, 17.5 इज द पी, प्राइस अर्निंग्स रेशियो जो बोलते हैं, वो है 17.5 टाइम। और वो 1 ईयर फॉरवर्ड का है, जो 1 ईयर फॉरवर्ड है FY 26 की बात हो रही है यहाँ पे, जो काफी दूर नहीं है। हम जैसे ही मार्च से निकल के अप्रैल में जाएंगे, लोग अभी ना वैल्यूएशन अभी 27 के देखने लगेंगे, तो और भी सस्ता हो जाएगा हमारा बाजार। तो एनीवे, तो हम तो 26 की बात करें आज की तारीख में, लेकिन FY 26 के हिसाब से हमारा वैल्यूएशन अभी बनता है 17 टाइम, 17.5 के आसपास। ये 17.5 जो है ना नंबर सर, ये पिछले 20 साल का एवरेज है। 20 साल इंडिया का एवरेज 17.5 रहा है। अभी आप सोचिए ये 20 साल में क्या क्या बदला है। पहली चीज तो ग्रोथ आपने जो देखी है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो तो बिल्कुल ही अलग ही हो गई है। दूसरा, जो सारी जो कॉर्पोरेट्स हैं हमारे, उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो गई है। पहले वो डेट हैवी हुआ करते थे, अभी कैश रिच हो गए। इसीलिए डेट इक्विटी कम हो गई है, रिटर्न रेशियोज उनके बढ़ गए हैं, और डिविडेंड पे आउट्स भी बढ़ गए हैं। तो इसके लिए एक रीवैल्यूएशन जो बोलते हैं ना, आपने रीवैल्यू कर दिया कंट्री को, तो वो हमारा जो रीवैल्यूएशन था वो हुआ नहीं। ठीक है, तो ये 17 का मुझे लगता है जस्टिफाइड नहीं है। आप अगर जो 15 साल का भी पी देखें, 10 साल का तो मैंने बता दिया 21.5 के आसपास बनता है, 15 साल का पी भी 19 साढ़े 19 के आसपास बनता है। तो इतना तो हमें जायज ही है कि आप वहां तक मूव कीजिए। तो इसलिए लार्ज कैप में हमें लगा नहीं था कि कोई ज्यादा मंदी होगी, और वही हुआ। एक्चुअली आप देखिए जनवरी और फरवरी में ज्यादा गिरा नहीं है लार्ज कैप, सिर्फ स्मॉल और मिड कैप ही गिरे हैं, जो गिरे हैं मेनली। अभी आप बात करें मिड और स्मॉल कैप की, उनकी वैल्यूएशन की बात करें, तो नॉर्मली क्या होता है, जो मिड कैप और स्मॉल कैप होते हैं उनको नॉर्मली लोग कंपेयर करते हैं लार्ज कैप वैल्यूएशन से। अभी मिड कैप आप देखें, अगर जो पिछले 10 साल का एवरेज देखें, तो मिड कैप नॉर्मली 25% प्रीमियम कमांड करते हैं लार्ज कैप के ऊपर। 25% प्रीमियम, जो आज की तारीख में हो गया अराउंड करीबन 35 से 36%। अभी भी आए है, मतलब 25 का 35 से 36% प्रीमियम है मिड कैप का। लेकिन ये जो प्रीमियम जो मैं 35-36% बोल रहा हूं, वो सितंबर में हो गया था 82%, 82% प्रीमियम। वो गिर के अभी हो गया है 35 से 36%। ये भी, आप अगर जो टॉप की मिड कैप में 150 कंपनियां होती हैं मिड कैप की, आप टॉप की जो मिड कैप की कंपनियां 27-28 कंपनियां जो 70-80 पी पे कोट होती हैं, आप उनको अगर जो परे कर दें, साइड में डाल दें, और बाकी 120 का आप दिखा लें, तो वो अभी उनका प्रीमियम हो गया 15 से 16% ओवर द लार्ज कैप। तो अभी प्रॉब्लम है ये 27-28 स्टॉक है, 120 स्टॉक अभी भी काफी एक्साइटमेंट वाले स्टॉक हैं जो हमें वैल्यू दिखती है। तो पहली चीज ये होगी। दूसरी, आप अगर जो स्मॉल कैप की बात करें, भाई में स्मॉल कैप जब बोलते हैं ना, तो सिर्फ 250 स्टॉक की बात करते हैं लोग, क्योंकि 250 स्टॉक का इंडेक्स है। जो पहले 100 स्टॉक है वो लार्ज कैप है, अगले 150 स्टॉक मिड कैप है, और उसके बाद के 250 स्टॉक, एक्चुअली ये जो 100 और 150 हैं, उनके बाद के सारे स्टॉक स्मॉल कैप होते हैं, लेकिन ये 250 स्टॉक जो इंडेक्स वाला होता है, उनकी बात लोग करते हैं। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ अभी। आप सोचिए उसके आगे दरिया है स्मॉल कैप का, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप का। तो ये जो 250 स्टॉक है, वो नॉर्मली एक 5% डिस्काउंट पे कोट करते हैं, 5% कम कोट करते हैं
फ्रॉम द लार्ज कैप वैल्यूएशन, वो आज की तारीख में 11 या 12% प्रीमियम पे कोट हो रहा है अपना स्मॉल कैप। अभी वहां पे मैं जस्टिफाई भी नहीं करूंगा, क्योंकि कोई जस्टिफाई करने की जरूरत भी नहीं है। मैं कर भी सकता हूँ कि स्मॉल कैप कंपनी पहले जो थी, जो जब डिस्काउंट होता था तब ये स्मॉल कैप कंपनी काफी एक मतलब ना, उनकी शेकी विकेट वैसी होती थी उनकी, क्योंकि डेट हैवी हुआ करते थे, हमेशा बोरो करते थे एक्सपैंड करने के लिए। कभी भी टर्न होता था साइकिल तो ब्लो अप हो जाते थे, इसलिए हमेशा एक डिस्काउंट देते थे उनको। लेकिन आज की तारीख में स्मॉल कैप चालू ही $4 बिलियन से होता है। मेरे जमाने में तो अगर जो 4 बिलियन की कोई कंपनी होती थी, शायद ही कोई होती थी, पर होती थी तो हम बोलते थे मेगा कैप हो गया वो। तो लेकिन आजकल वो 4 बिलियन स्मॉल कैप हो गया। तो एनीवे, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 250 स्टॉक को आप परे कीजिए और बाकी आगे देखिए, उसके आगे जो दरिया है वहां पे आपको काफी वैल्यूएशन ऐसे मिल जाते हैं अपीलिंग, जो आपको अच्छे लगते हैं। तो ये हो गया दूसरा रीजन, वो भी टर्न अराउंड हो रहा है। पहला था ग्लोबल, जो हमारा वैल्यूएशन हो गया था प्रीमियम, वो अभी अब डिस्काउंट पे हो गया। और दूसरा जो हमारा डोमेस्टिक वैल्यूएशन है वो भी हमें थोड़ा अच्छा लगने लग गया है। ठीक है, तो ये दो रीजन हो गए। तीसरा रीजन था कि हमारी ग्रोथ नहीं आ रही थी, अर्निंग्स ग्रोथ। एक्चुअली अर्निंग्स ग्रोथ आती है तो ही कंपनियां रीरेट होती हैं, और तभी जाके आपको मल्टी बैगर मिलते हैं। तो वो एक्चुअली वो जायज भी है, क्योंकि काफी जोरों के गिरा था अर्निंग्स ग्रोथ। तो पहला अगर जो हम बात करें दिसंबर 2023 में, जो दिसंबर 2023 का जो क्वार्टर है, उसमें अगर जो NSE 500 आप देखिए, जो NSE 500 जो हमारा ब्रॉडेस्ट इंडेक्स है, जिसमें 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप और 250 स्मॉल कैप मिलती हैं आपको कंपनियां, उसकी अर्निंग्स ग्रोथ की आप अगर जो बात करें, तो दिसंबर 2023 में वो ग्रोथ थी 23%। फिर आया मार्च का क्वार्टर, मार्च के क्वार्टर में वो गिर के हो गई 14%। फिर आया जून का क्वार्टर, जून क्वार्टर में वो 14% का कम होके हो गया 4%। और फिर आया सितंबर क्वार्टर, सितंबर में तो -4, मतलब -4% हो गया। ठीक है, दिसंबर का क्वार्टर भी हमें ऐसे लग रहा था कि ये तो और भी खतरनाक क्वार्टर रहेगा, क्योंकि आप अभी ये क्वार्टर कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे क्वार्टर से जहां 23% ग्रोथ थी, और ऑलरेडी आपने देखा है कि ग्रोथ गिरते 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 नेगेटिव हो गई है। तो हमें लगा कि दिसंबर भी खराब ही जाने वाला है। लेकिन दिसंबर में 9% ग्रोथ दिखाई हमारे ये निफ्टी 500 कंपनीज में, NSE 500 कंपनीज में। तो हमें भी जरा अचंभा हो गया कि भैया ये इतना बढ़िया कैसे ग्रोथ दिखा दी है। तो हमने क्या किया, हमने एक एक इंडस्ट्री निकाली उसमें से और देखा उधर किधर सबसे ज्यादा ग्रोथ आई है। तो एक इंडस्ट्री जो थी वो थी अपनी कमोडिटीज वाली, स्टील, मेटल, ऑयल एंड गैस, ये सब मिला के जो कमोडिटीज होती है, सीमेंट वगैरह। एक्चुअली आप देखिए दिसंबर 2023 में ये सब कंपनियों में लॉस, तो लॉस का भी मोटा प्रॉफिट हो गया है, और ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां थी। तो आप सोचिए कि लॉस का जो प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ, तो ऑब्वियसली ग्रोथ आपको ज्यादा बढ़िया दिखने लगती है। तो हमने क्या किया, ये 57 कंपनियां थी जो कमोडिटी की, हमने बोला इनको हटा दो, वहां से भी हटा दो और इधर से भी हटा दो, और अभी देखते हैं कि ग्रोथ कितनी आई है दूसरी कंपनियों में। तो वो ग्रोथ थी 2%। आप सोचिए -4 का 2% ग्रोथ, +2%। तो अभी हमें लग रहा है कि ये फंडामेंटल भी जो थे, जो खराब हो रहे थे, वो भी पिकअप हो रहे हैं। और एक्चुअली आप मार्च की अगर जो बात करें, तो मार्च में भी हमें ऐसे लग रहा है कि शायद एक लो टू मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ आपको दिख जाए, मतलब 4-5% ग्रोथ दिख जाएगी आपको, विच अगेन इज हेल्दी, क्योंकि नेगेटिव का पॉजिटिव होना ही बहुत हेल्दी है। लेकिन जैसे ही आप जून और सितंबर में जाएंगे, और जून और सितंबर की अगर जो आप ग्रोथ की बात करेंगे, तो जून में अगर जो फ्लैट भी रहा तो 12-13% ग्रोथ जाएगी, और सितंबर में आपको 18-19% ग्रोथ दी जाएगी, क्योंकि जून में इतना था और सितंबर में था, तो ये बेस वैसे ही बढ़ गया है। तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखेगी यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल का। अभी एक जो रीजन था मेजर फंडामेंटल गिरने का, वो था ऑब्वियसली डिमांड कोलैप्स। कि आप अर्बन डिमांड देखें तो काफी हद तक गिर गई थी, और उसी के चलते ये सारे जो नंबर्स थे हमारे, खराब नंबर्स आ रहे थे, हमारे जो रिपोर्टेड नंबर्स थे। और ये जो अर्बन डिमांड जो गिरी, बाय द वे रूरल डिमांड नॉर्मली जो रूरल कंज्यूमर होता है वो अपना फार्म देखता है, अपने अपने खेत देखता है, अपना ये देखता है रेनफॉल कितनी हुई थी, बारिश कितनी हुई है,
रिजर्वर के लेवल देखता है, पानी के कितना लेवल रह गया उसके कुएं में या तो उनके लोकल रिजर्वर में। और देन वो देखता है कि अच्छा सब ठीक है, चलो मुझे जरा खर्चा करना, तो वो ऐसे सोचता है। लेकिन जैसे ही आप अर्बन में आते हैं, अर्बन स्ट्रक्चर होता है कि उसका तो इरिस्पेक्टिव बारिश गिरे ना गिरे उसको पगार मिलने वाला है, उसका काम चल रहा है, तो वो तो काम करता ही रहेगा। तो इसलिए वो होता है, वो स्ट्रक्चरल स्टोरी होती है अर्बन में। अर्बन में स्लो डाउन, अभी अर्बन में स्लो डाउन आया, इसके चलते ये रिजल्ट खराब होने लगे। और अर्बन में स्लो डाउन क्यों आया? क्योंकि आरबीआई को इन्फ्लेशन की पड़ी थी, और आरबीआई ने बोला कि भैया मेरे को इन्फ्लेशन संभालने के लिए जरा करेंसी जरा टाइट रखनी पड़ेगी। इसलिए वो डॉलर बेचते थे, रुपये खरीदते थे। फिर बैंकों को माइक्रो मैनेज करने लगे, बोले कि आप जरा लेंडिंग कम कीजिए, आप अनसिक्योर्ड डेट अपना कम कर दीजिए। तो उसके चलते जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग थी वो काफी कंस्ट्रेंड हो गई, और उसके चलते डिमांड डी ग्रोथ हुई। अभी जो नए गवर्नर आए हैं उन्होंने शायद ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया हमें लिक्विडिटी बढ़ानी है, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ाने से ही आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपका खर्चा चालू होगा कंज्यूमर का, और वो एक तरह से वापस कंजम्पशन मोड में आ जाएगा। इसलिए पहली चीज उन्होंने क्या की, उन्होंने डॉलर खरीदे और रुपये बाजार में छोड़ दिए। उन्होंने गवर्नमेंट को बोला आप एक्सपेंडिचर दबा के कीजिए। इसलिए आप देखिए जो नंबर आए हैं जनवरी और फरवरी के, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के, काफी हद तक मतलब 50% का ग्रोथ दिखी है उसमें। और तीसरी चीज उन्होंने रीपो किया, इंटरेस्ट रेट काटा, ये सब करना चालू कर दिया जस्ट टू गेट द कंज्यूमर बैक। कंजम्पशन उनको वापस चाहिए कि फास्ट ट्रैक हो जाए। तो इसलिए वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्व होने आया है। एक जो बीच में एक इवेंट हुआ था, वो था बजट का इवेंट, जो अगेन आप देखिए कि कैसे ये गवर्नमेंट ने सोच के किया कि हमें कंजम्पशन बढ़ाना है, इसलिए हमें आपको एक खर्चा करने के लिए आपके लिए हमने काफी सब छोड़ दिया आपके नाम पे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बजट में टैक्स एग्जेम्पशन को 7 लाख से लेके 12 लाख तक कर दिया। तो 12 लाख जो कमाता है, 12,75,000 एक्चुअली विद डिडक्शंस, जो कमाता है उसको अभी टैक्स नहीं भरना है। अभी ये इतना बड़ा इंसेंटिव जो दिया है इस गवर्नमेंट ने, वो एक्चुअली आप देखिए तो नंबर जो दिखेंगे वो 1 लाख करोड़ दिखते हैं, 1 लाख करोड़ का नंबर दिखता है जो उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन आप उसको अगर जो वेलोसिटी ऑफ मनी जो कहते हैं, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, जैसे इनवर्स ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो आप अगर जो देखें तो 5 का फैक्टर बनता है उसमें। तो आप ये जो 1 लाख करोड़ है वो 1 लाख नहीं रहता है, क्योंकि आप उसको लेवरेज करते हैं, कुछ और लेते हैं उसके ऊपर और कुछ जाके लेते हैं। तो वो आप सोचिए वो 5 होता है, 5 के हिसाब से मल्टीप्लाई होता है। तो ये 5 लाख करोड़ हो जाता है 1 लाख करोड़ का। अभी आप 5 लाख करोड़ आपके पास जो आया है, वो आप अगर रियल इकोनॉमी देखें, इंडिया की रियल इकोनॉमी जो है, जो बाय द वे जो हम आज की तरह नॉमिनल बोलते हैं वो 2001 वाली एडजस्टेड होती है, लेकिन जो रियल होती है वो एक्चुअली करंट प्राइसेस के हिसाब से होती है। वो सॉरी 2001 के प्राइसेस होती है और उसके बाद में नॉमिनल आ जाती है। वो इन्फ्लेशन बिल्ड इन हो जाता है 2001 से, इसलिए वो काफ़ी बड़ी दिखती है। लेकिन जो रियल इकोनॉमी है हमारी, वो आज की तारीख में 1,85,000 करोड़, 1,85,000 करोड़ की इकोनॉमी, रियल इकोनॉमी है हमारी। ये 5 को आप डिवाइड कीजिए 1,85,000 करोड़ से, और आप देखिए कि आपका जो परसेंटेज होता है वो 2.7 होता है। ये बार गवर्नमेंट ने प्रिडिक्ट किया है कि अगले साल हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी 6.3% के हिसाब से, 6.3% के हिसाब से ग्रो होगी। तो आप ये 6.3 में आप 2.7 डाल दीजिए, आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ आ जाती है 9। 9 में आप कीजिए ऐड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होती है 4 साढ़े 4% के आसपास। वो इन्फ्लेशन ऐड करेंगे तो 13 साढ़े 13% तक का ग्रोथ आपको दिख सकता है आपकी इकोनॉमी में। इसलिए हमें लग रहा है कि यही सोच के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भैया ये टैक्स बॉयंसी जो हम दिखा रहे हैं वो इसके बेसिस पे ही है। इसलिए हमें लगता है कि काफी हद तक ये गवर्नमेंट की भी वो है आकांक्षा है, मतलब उनकी रिक्वेस्ट है कि आप खर्चा करना चालू कीजिए। इसलिए मैं इतना छोड़ दिया है, और उसको फॉलो अप करने के लिए आरबीआई ने भी, आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट काट दिए, लिक्विडिटी बढ़ा दी, तो वो भी एक तरीका है उनका करने का। अगर जो कंजम्पशन वापस आ गई मार्केट में, तो उसके चलते जो प्राइवेट सेक्टर केपेक्स जो आज की तारीख में थमा हुआ है, वो भी एक तरह से भर के आ जाएगा बाहर। और जैसे ही वो आता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो एक आपका
अर्निंग पावर बढ़ जाती है, अर्निंग पावर बढ़ती है तो ऑब्वियसली खर्चा करने की पावर बढ़ जाती है आपकी। तो ये जो साइकिल है, इसी साइकिल की हमें वेट हो रही है। और यही साइकिल की वजह से हम, हमारी ग्रोथ जो हुई 13-14% के मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करूँ, 13-14% के हिसाब से वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और इसलिए हमें यही लगता है कि हम करीबन करीबन मार्केट के बॉटम पे आ गए हैं। और यहाँ से अभी मुझे, हमें आज की रैली तो खैर एक वो होता ना, ऊपर वाले ने भेज दी जरा लोगों को जगाने के लिए। पर मुझे नहीं लगता कि रैली ऐसी कंटिन्यू रहेगी। नॉर्मली क्या होता है, आप एक कंसोलिडेशन फेज में आ जाते हैं, इतना बड़ा करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन फेज आता है। इसलिए हमें लगता है कि 1 या 2 क्वार्टर एक आपको टाइम करेक्शन दिखेगा यहाँ से। और इस टाइम करेक्शन में आपको स्टॉक दिखेंगे जो 5% चलते हैं, जो 5% गिरते हैं, 20% चलते हैं, 20% गिरते हैं, वैसे भी स्टॉक मिलेंगे आपको। लेकिन इस टाइम करेक्शन में ही मौका होता है कि आप इत्मीनान से अपने स्टॉक स्टडी कीजिए, बैठ के देखिए कौन सा स्टॉक आपको पसंद है, कौन सा आपको नहीं पसंद है। उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए और अपना पोर्टफोलियो बनाइए। यही मौका होता है अच्छा सा एक पोर्टफोलियो बनाने का। और उल्टा हमें तो लग रहा है कि इस लेवल पे जो स्टॉक पिकर, हम अपने आप को वैसे स्टॉक पिकर ही समझते हैं, हम हमें ये ओवरऑल ट्रेंड समझ नहीं आते बाजार में, लेकिन हमें स्टॉक समझ आते हैं, इसलिए हम अपने आप को स्टॉक पिकर समझते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे जैसे जो स्टॉक पिकर्स हैं उनको काफी मौका मिलेगा अच्छे अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने का, उनके साथ खेलने का, मतलब प्ले अराउंड करने का, और उनको बिल्डअप करने का पोर्टफोलियो अपना। और जो वेल्थ क्रिएशन यहाँ से होगा वो काफी अनपैरेलल्ड सा वेल्थ क्रिएशन होगा, जो आपको एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे सकता है। इसीलिए यही लेवल पे सिप जो है वो जारी होनी चाहिए। वो कभी आप, सिप का तो कभी आप चिंता करनी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि सिप में यही लेवल होते हैं जब आपको एवरेजिंग में सबसे ज्यादा रिटर्न आपका एक्सआईआर जो बनता है वो इसी वजह से बढ़ता है। क्योंकि अगर जो ऊपर में ही आप एवरेज करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपका एक्सआईआर, जिस दिन बाजार गिरा आपका सब सिप नेगेटिव हो जाएगा, या तो रिटर्न आपका जीरो हो जाएगा। लेकिन यही लेवल होता है जहां पे आप अगर जो एवरेजिंग करें सिर्फ एसआईपी कर करके, तभी जाके आपकी एवरेजिंग आपकी बढ़िया होती है और एक्सआईआर आपके बढ़िया। तो मैं यहीं पे अभी अपने आप को रोक देता हूँ और सवालों की वेट करता हूँ। किसी को कोई भी सवाल हो पूछ लीजिए मुझसे, आई बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। आई होप सुरेश जी, मैंने आपका जो, सॉरी, आप जो जो सवाल थे वो मैंने शायद दीपक जी जरा आंसर कर दिए, या तो कुछ और भी है तो बता दीजिए मुझे। और एक आपको ना जो है काफी इजी लैंग्वेज जो हमने, यही था कभी हिंदी के अंदर ये प्रेजेंटेशन सेशन रहता है, थोड़ा आसान रहती है। तो धन्यवाद, आपने हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार की और आप पधारे आज के सेशन के लिए। दो तीन बातें थी जो बताया आपने कि एक तो रिजल्ट के लिए बताया, कंपनी रिजल्ट के बारे में वो बताया आपने, साथ साथ ग्लोबल सिनेरियो बताया। एक जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में है अभी, जिसके लिए हम लोग सुनना चाहेंगे, जो सेलिंग जो हो रही है, कंटिन्यूस सेलिंग, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या रहेगा। क्योंकि काफी जो है हमारे जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं, काफी सालों से एक्सपीरियंस पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ पूरे जो है हिंदुस्तान से सारे हमारे जो सैकड़ों निवेशक भी इस आज के सेशन के लिए इंतजार था और आज जुड़े हुए हैं। तो ये जो बॉन्ड आता है कि कंटिन्यू जो स्वेलिंग होती है, वो कब रुकेगी, क्या कारण है, और ये भी इफेक्ट करता ही है जो मार्केट जो चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। और एक्चुअली मुझे, हाँ जी, मुझे एक्चुअली बताना चाहिए था उसके बारे में। हाँ जी, आप पूरा कीजिए अपना सवाल, फिर बाद में बताता हूँ मैं नहीं नहीं, आपको। और अच्छा, ये इसके बाद ठीक है। तो मैं एक्चुअली ये इसके बारे में बात नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एफआई की सेलिंग जो है उसी बेसिकली वही बात हो रही है, राइट। तो एफआई की जो सेलिंग है उसका प्रॉब्लम बाजार नहीं है। बाजार तो एक बहाना था। मेन प्रॉब्लम है रुपया। हमारा जो रुपया जो गिरे जा रहा है डॉलर के सामने, आई थिंक वो जो है वो मेजर कंसर्न है एफआई का। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि करेंसी की जो हिट होती है वो पूरे पोर्टफोलियो पे लगती है। एक आध स्टॉक गिर जाए तो आपका एक आध स्टॉक ही गिरता है। यहाँ पे तो क्या होता है, करेंसी गिर रही है तो पूरा 8% जो गिरा है वो आपका पूरा पोर्टफोलियो 8% गिर जाता है उनके चलते, क्योंकि आप कम डॉलर फिर बाहर निकाल सकते हो। तो इसलिए जब इन्होंने देखा कि रुपया, एक्चुअली हुआ क्या था 2024 में, सारी करेंसियां दुनिया की डॉलर के सामने डेप्रिसिएट हो गई, गिरती रही। पर हमारा रुपया नहीं गिरा। रुपया इसलिए नहीं गिरा क्योंकि आरबीआई, जैसे मैंने बोला कि इन्फ्लेशन मैनेज करने के चलते वो आरबीआई क्या कर रहा था, वो डॉलर बेच रहा था मार्केट में, सप्लाई दे रहा था डॉलर की, और रुपया बाहर निकाल रहा था। तो रुपए को एक बहुत ही स्केर्स कमोडिटी बना दी
कि आप बोरो करो रुपया तो अपने आप भाव ऊपर चला जाता था रुपये का, वैसा करके होता था। तो इसलिए रुपया काफी स्टेबल रहा। लेकिन यही स्टेबिलिटी देख के एफआई ने यही सोचा कि देखो भाई, दुनिया की सारी करेंसियां गिर रही, यहाँ पे इन्होंने संभाल के रखा हुआ है, तो हमें थोड़ा पैसा बाहर निकालने दीजिए। और जैसे ही एक थोड़ा सा चालू हुआ तो पूरा ऐसा, मतलब एक एक होता है झरना चालू हुआ तो पूरा दरिया निकल गया साथ में, तो वैसा होने लग गया है। तो वो एक जो था, वो मुझे लगता है अभी मोमेंटम काफी कम हो गया उसका। क्योंकि आप देखिए कि फ्रॉम हियर आप आस्ते आस्ते वेनिंग, और डोमेस्टिक के जो बाइंग है वो तो काफी सामने खड़ी है उनके। हमारी अगर जो बात करें, हम भी एक एफआई हैं, वैसे हमारा जो ऑफशोर फंड है वो भी एक एफआई है। आप हमारी बात करें तो हमने तो एक्चुअली इनफ्लो देखा है, और ये सब एक्टिव फंड से देखा है। इसलिए मुझे लग रहा है जो बाहर निकला है पैसा, वो काफी हद तक एक पैसिव पैसा था, एक्टिव पैसा नहीं था। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो पैसा जो निकला है वो चाइना वाइना कहीं नहीं गया, वो सीधा यूएस गया है। क्योंकि आप देखिए सितंबर में जब से ये सेलिंग चालू हुई, अक्टूबर से जब से सेलिंग चालू हुई, इंडिया और चाइना दोनों अंडरवेट थे। तो किसी ने चाइना से पैसा, अरे इंडिया से पैसा निकाल के चाइना में नहीं डाला, उन्होंने निकाल के वो पैसा सीधा यूएस भेज दिया, क्योंकि उनको अपने डॉलर कंजर्व करने थे। तो इसलिए डॉलर का पैसा वहां चला गया, और वो ट्रेड तो बहुत ही बढ़िया निकला। क्योंकि उसके बाद करेंसी गिर गई 60 टका, हमारा बाजार भी गिर गया कोई 8 टका, तो 15 टका तो उन्होंने यही कमा लिए। प्लस आपने देखा कि उनका बाजार चल गया 4-5 टका। तो कम से कम 20 टके का जो ट्रेड था उनका, ये बहुत बढ़िया था। ये 6-4 महीने में उन्होंने 20 टका कमा लिया जस्ट बाय मूविंग मनी इंडिया से यूएस में। सही है। चाइना की अगर जो बात करें, तो चाइना का जो फ्लो चालू हुआ, इनफ्लो, पहले तो आउटफ्लो ही था वहां पे भी हमारी जैसे, लेकिन इनफ्लो चालू हुआ दिसंबर एंड में जाके। वो भी एक कंपनी ने पूरा टर्न कर दिया, वो था डीप सीक। उनकी जो एआई कंपनी थी, जो उन्होंने सस्ते में एआई दिया। उसके बाद में जो इंटरेस्ट चाइना के एआई सेगमेंट में आया, वो बहुत ही भरपूर था। मैन्युफैक्चरिंग को पैसा नहीं गया, पूरा पैसा एआई को ही है वहां पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो वो पैसा इंडिया से बाहर नहीं निकला, वो भी नया फ्रेश पैसा आया। या तो निकला तो कोरिया से निकला, साउथ कोरिया से निकला, मलेशिया से निकला, ताइवान से निकला, वहां से निकाल के उन्होंने डाला। तो ये यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। और आप अगर जो बोले कि पैसा वापस कब आएगा इंडिया वापस, मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा यहाँ पे कोई रीजन रहेगा। एक रीजन जो होगा वो ऑब्वियसली है, जो जैसे मैंने बोला फंडामेंटल, वहां पे तो आपने देख ली ग्रोथ आनी चलो शुरू हो गई है। ठीक है। और दूसरा है रुपया। जिस दिन रुपया स्टेबल हो जाएगा, आप देखेंगे तब पैसा वापस इंडिया फ्लो होना चालू हो जाएगा। उसके पहले हमें लग रहा है कि मुश्किल है यहाँ पे। और एक्चुअली आप देखिए, जो होल्डिंग थी एफआई की, जो पीक में सबसे ऊपर में जो होल्डिंग थी, वो थी $940 बिलियन की होल्डिंग थी। अभी वो गिर गिरा के $770 बिलियन हो गई, $770 बिलियन। एक्चुअली गिरने में 15 टका तो वैसे ही बाजार ही गिर गया था, लेकिन फिर भी 20-25 बिलियन की तो सेलिंग रही है उनके पास, जो बेचने में रही है। तो इसलिए आई थिंक वो भी समवेयर बॉटम में ही पहुंच गए। यहाँ छोटी मोटी सेलिंग यहाँ वहाँ चालू रहेगी, लेकिन जो बड़ा पैसा आएगा वो शायद एक बार करेंसी स्टेबल हो जाए उसके बाद ही आपको दिखेगा पैसा। बिल्कुल सर, थैंक यू। उम्मीद है बिल्कुल, और आएंगे कहाँ जाएंगे सर, वही है। तो आना तो इंडियन मार्केट, और आपने बताया भी दिया इंडियन ग्रोथ स्टोरी के बारे में। अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है, बस हमें रखना है सिर्फ पेशेंस। और हमारी सुरेश राठे की टैगलाइन भी है, अगर आपने कहीं सुना होगा या देखा होगा, अ पर्सन हु कीप पेशेंस इज लाइकली टू विन इन शेयर मार्केट। ठीक है वेरी सर। गुड। तो जरूर जीतेगा, अगर धैर्य रखेगा और कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट्स करेगा। तो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट्स की जब बात चलती है, सबसे पहले तो थैंक्स अगेन, क्योंकि सुरेश आर्ट ग्रुप ही नहीं, काफी जो दर्शक हैं आज जुड़े हुए हैं, वो भी है, मुझे चैट बॉक्स में थैंक्स और आज के सेशन के लिए लिख रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना सर, जब दर्द हुआ है तो उसके दवाई के लिए डॉक्टर हमेशा पास होना चाहिए, और एडवाइजरी जो है हमेशा साथ होना चाहिए। तो आप एज एडवाइजरी और हमारे एक्सपर्ट आज हमसे जुड़े हैं। तो क्वेश्चंस जो है मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा, दो चार क्वेश्चन तो आ चुके हैं मेरे पास, जो मैं करूंगा। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश रहेगी कि सर सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, और हाँ, वो सबके लिए ही क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो सबके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो सर, जब बात आती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट की, तो मैं वापस एक और बता देता हूँ, सुरेश राठी ग्रुप के लोगों के अंदर साथ में जुड़ा हुआ है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, है ना, वेल्थ क्रिएटेड थ्रू सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट भी जुड़ा हुआ है हमारे लोगों में। तो एसआईपी जो कि है लाइमलाइट में, म्यूचुअल फंड जो अभी है, लेकिन अनुमान देखा गया है जो क्लाइंट या जो इन्वेस्टर है, जो पास्ट परफॉर्मेंस जो आ चुका है, और खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप की रैली जो चली, वही देख के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं सर।
तो आप थोड़ा, एक तो म्यूचुअल फंड कैसे, एक तो जो आपने बता ही दिया सर, एसआईपी तो बंद होनी नहीं चाहिए, और ये अभी गोल्डन पीरियड है एसआईपी और टॉपअप का मतलब एडिशनल परचेज का। तो 101% सर, जो टॉपअप हमेशा यूजफुल रहा है, और आज का जो, अगर कम भाव में ज्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं वो सभी जानते ही हैं, लेकिन डर रहता है पहला। दूसरा, उस डर को कैसे भगाएं, और एक एसेट एलोकेशन ही मैं कहूंगा, क्योंकि सभी जने अगर स्मॉल कैप में डाल रहे हैं या एग्जिस्टिंग एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये आप मुझे समझ गए होंगे मेरे प्रश्न का जो है मैं क्या कहना चाहता हूँ, प्लीज। जी देखिए, मैं जैसे बोला कि आपको पहली चीज तो म्यूचुअल फंड में मुझे मुझे याद है, जब हम नया नया चालू किए थे तो सब सवाल पूछते थे कि राइट टाइम कौन सा होता है निकलने का बाहर। तो मेरा मेरा सोचना ये, मैंने कहा निकलना क्यों चाहिए, क्योंकि अगर जो फंड मैनेजर एक्टिव है तो वो आपके बिहाफ पे, मतलब इन्वेस्टर के, निवेशक के बिहाफ पे ऑलरेडी वो ट्रेड कर ही रहा है। आप जो नॉर्मली क्या फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप वहां पे आप ऑलरेडी डिसाइड कर रहे हो कि भाई ये स्टॉक मुझे पसंद नहीं है, इनको आप परे कीजिए, अभी ये वाला स्टॉक लेते हैं, नया स्टॉक आने दीजिए। वैसा जो अगर जो एक्टिव मैनेजर है तो मुझे लगता नहीं कि कोई चिंता ही है इन्वेस्टर को, कि वो एक्टिवली वो खुद ही आपके बिहाफ पे मैनेज करे जा रहा है। वो अपने आप कॉल लिए जा रहा है कि भैया ये एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं, आउट कीजिए, सस्ते वाले मुझे दिख रहे हैं वो मैं ले लूंगा, या तो अभी स्मॉल कैप में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है तो मैं लार्ज कैप में घुस जाता हूँ या मिड कैप में ले लेता हूँ। तो वैसा करके प्रोएक्टिव जो करता रहता है, उसकी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए आपके इन्वेस्टर को। इसलिए वहां पे जहां पे भी सिप है वो चालू रखिए। दूसरा जो आपने बोला कि स्मॉल कैप मिड कैप में ही मेजर फ्लो आ रहा है, मैंने जैसे बोला कि प्रॉब्ली आपने देखा कि ये जो 24 20 21 और 24% के बीच में जो करेक्शन आया है स्मॉल मिड और स्मॉल में, तो वो एक ओवरडन हो गया है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अभी आपको कुछ ज्यादा, और शायद बाजार चले भी ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ से चल जाएगा बाजार, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से फ्लैट भी हो गया तो आपने मेजर पेन तो आपने सही लिया है। और एक्चुअली आप देखिए फ्यूचर में, आई मीन आप यूएस की अगर जो बात करें, यूएस में 65% जो उनका जीडीपी है इज कंट्रोल्ड बाय एमएसएमईज, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो फाइनेंस, हमें माइक्रो एंटरप्राइजेस ये होते हैं। तो हमारे जो मिड कैप और स्मॉल कैप वो एमएसएमई है हमारे लिए। तो वो गिवन है कि ये जीडीपी को रन करने वाले हैं आगे चल के, तो वो पक्का ही है, गिवन ही है, तो यहीं से आपको ग्रोथ दिखेगी। लेकिन आज की तारीख में प्रॉब्लम है हमको, प्रॉब्लम एक क्वार्टर दो क्वार्टर ग्रोथ ना दिखे, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। और दूसरा एक चीज मैं बताना चाहूंगा दीपक जी, कि आपके निवेशकों को ये क्लियर कर दीजिए, और ये जो यहाँ पे हैं जितने निवेशक यहाँ पे भी है, मैं उनको बता दूं कि पिछले 3 साल का जो आपने रिटर्न देखा है ना, जो 25-30% आपने जो कैगर देखा है 3 साल का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो आप थोड़ा भूल जाइए। अगले 3-4 साल के लिए आपको वैसी ग्रोथ नहीं दिखेगी। ठीक है सर। लेकिन उसका उसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में ग्रोथ नहीं आएगी, आएगी। और आप अगर जो 25 साल की बात करें तो हमारा ग्रोथ ही 11-12% है एवरेज में, क्या एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट। तो वो आपको एवरेज दिख जाएगा आगे, लेकिन 12-13% जब मैं बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि 12-13% ही मिलेगा आपको। जो अल्फा मैनेजर है वो आपको नॉर्मली 3-4% ज्यादा ही देगा उससे। तो 15-16% एक जो ग्रोथ होती है वो काफी अच्छी ग्रोथ होती है। प्लीज डोंट गेट कैरिड अवे कि आपने लास्ट 25 देखी अभी 15 मिल रही है तो आप दुखी हो गए, वैसा मत सोचिएगा। ये ही है, आगे 3 साल 4 साल के लिए आपको 15-16% के आसपास ग्रोथ आराम से मिल सकती है आपको इस बाजार में। इसलिए आपको डटे रहना चाहिए। और ऑब्वियसली कहीं कहीं तो आपको थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी, जैसे मैंने बोला मिड कैप स्मॉल कैप में तो ऑब्वियसली हमेशा ग्रोथ एक पिकअप होती है। तो लेकिन टाइमिंग की भी जरूरत होती है वहां पे। इसीलिए हमने जो हमारा मिड कैप फंड है जी, उसका भी थोड़ा मैं बता दूं आपको, जब आपके इतने फोरम पे हूं तो मैं ये भी बता दूं कि एक्चुअली हमारे को जो अप्रूवल मिला था वो अगस्त 2024 में मिल गया था हमारे मिड कैप फंड के लिए, जो अभी अभी चालू किया हमने। और हमने तब चालू नहीं किया क्योंकि हमें लग रहा था कि यहाँ बाजार कहीं कहीं पीक आउट हो गया है, वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच लग रहे थे। इसलिए हमने बोला अभी नहीं करते हैं, आगे चल के सोचेंगे क्या करना है। और जैसे ही मैंने देखा कि हमारे पास जो आइडियाज थे नए नए वो मिड और स्मॉल कैप से इसमें ही आ रहे थे, तब हमने सोचा कि अभी ये टाइम है लॉन्च करने का। इसलिए हमने तब जाके लॉन्च किया, 6 महीने बाद जाके हमने इस फंड को लॉन्च किया है। और वही रीजन था कि लॉन्च करने का, कि आइडिया नए नए आ रहे थे हमें इस स्पेस में। इसलिए मुझे लगता है कि जो आइडिया मैनेजर है यहाँ पे, जो 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 स्टॉक पिकर जो बोलते हैं जिसको, तो वो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया करेगा इस लेवल पे। इसलिए मैं एक और आपको सवाल का जवाब दे दूं, यहाँ पे जो मैंने पढ़ा था वो था कि कौन से सेक्टर बढ़िया करेंगे।
वो दिन गए, वो दीपक जी वो दिन गए जब मैं बोल सकता था कि ये सेक्टर लेगा चलेगा, आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए सेक्टर में, ये इनमें से सब चलने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा, बहुत ही स्पेसिफिक रैलीज होंगी। इसलिए बड़े चुन चुन के आप अपने फंड मैनेजर के पास रहिएगा, बिल्कुल ही चुन चुन के कीजिएगा, क्योंकि एक एक स्टॉक के हिसाब से करते हैं। जैसे हमें बैंकिंग बहुत पसंद है, पर हमें पसंद है कि फलाना फलाना बैंक, हमें पता है कि ये फलाना बैंक ठीक नहीं करेगा क्योंकि उसका माइक्रो फाइनेंस का एक्सपोजर है, उसका जो अनसिक्योर्ड डेटा वो बहुत हाई है। वो सब हम अवॉइड करेंगे, इसलिए हम क्वालिटी बैंक्स में होंगे, अच्छे अच्छे बैंक होंगे वहाँ। हमारा पोर्टफोलियो देख लीजिए, आपको दिख ही जाएंगे वो सब स्टॉक। तो वैसा करके ही होगा। इसलिए मैं कोई सेक्टर का आपको बताऊंगा नहीं। बहरहाल आप ओवरऑल पूछे तो हमें फाइनेंशियल्स पसंद है, बैंकिंग पसंद है, हमें डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरीज पसंद है, जैसे डोमेस्टिक केपेक्स प्लेज हैं, डोमेस्टिक हॉस्पिटैलिटी प्लेज हैं, डोमेस्टिक हॉस्पिटल्स हैं। ये सब हमें बहुत, हेल्थ केयर है रादर, ये सब हमें बहुत पसंद है। लेकिन अवॉइडेबल, जैसे मैंने बोला कि ये मतलब इसका ये नहीं कि आप सारे हॉस्पिटल ले लीजिए सारे, वो वैसा नहीं होने वाला। बड़ी स्टॉक स्पेसिफिक रैली होगी, इसलिए बिल्कुल मंझले हुए जो फंड मैनेजर उनके साथ ही आपको रहना पड़ेगा इस बार। हाँ बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन था सेक्टर स्पेसिफिक था, बिल्कुल आपने क्लियर कर दिया, तो थैंक यू अगेन। एक और क्वेश्चन जो है सामने मुझे दिख रहा है कि जो गोल्ड और सिल्वर का जो है अभी जो कह रहे हैं कभी वो एक करीब करीब जो है म्यूचुअल फंड और अगर जो डायरेक्ट इक्विटी करते हैं वो गोल्ड में थोड़ा रुझान इनका कम रहता है। तो जो रिजल्ट जो रिटर्न जो एक साल के अंदर इन्होंने दिए हैं, वो आगे आप क्या देखते हैं इस कॉमेडी का थोड़ा शॉर्ट में आप जी दे सकते देखिए, गोल्ड जो है वो एक हेज होता है अनसर्टनिटी के सामने। मतलब जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो गोल्ड एक बहुत ही अच्छा सेफ हेवन होता है, जहाँ पे आप अपना पैसा रख के आप यही सोचेंगे कि ये पैसा मेरा हिलेगा नहीं यहाँ से। तो इट्स अ हेज अगेंस्ट अनसर्टनिटी। और अगर जो आप देखें तो जो ट्रम्प, एक सवाल ट्रम्प पे भी था यहाँ पे देखा मैंने, हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो बिल्कुल ही अनसर्टनिटी है दुनिया के लिए। फॉरगेट अबाउट यूएस, दुनिया के लिए अनसर्टनिटी। उनको खुद नहीं पता कि कल सुबह उठ के वो क्या नया बोलेंगे। उनको पता नहीं, रात को कुछ होता है, सुबह उठ के कुछ और बोल देते हैं, वैसा करके करते हैं। तो तो वो अनसर्टनिटी के चलते, उसी अनसर्टनिटी के चलते गोल्ड के जो प्राइस हैं वो फर्म रहे हैं। और वो जब तक ट्रम्प ऐसी बातें करते रहेंगे, ग्लोबल टैरिफ की बात करेंगे, ये प्राइस बात कुछ अलग चल रही है जो कैचअप दिखाई। ट्रेड। गोल्ड बहुत चल गया तो सिल्वर कैचअप करेगा, फिर बाद में सिल्वर चलेगा थोड़ा तो गोल्ड कैचअप करेगा, तो ये सब चलता रहेगा यहाँ पे। लेकिन या इट्स अ, आप पूरा पैसा तो नहीं डाल सकते प्रेशियस मेटल्स में, तो इसलिए अपना थोड़ा सा जो बेट है ये ट्रम्प के चलते आप डाल सकते हैं वहां पे, अदरवाइज स्टेडी ट्रेड। ओके बिल्कुल सर, तो आप हमसे जुड़े हैं तो इस पे आप कह रहे हैं कोई सेक्टर स्पेसिफिक नहीं बात कर पाएंगे, तो आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करें। वो तो बिल्कुल ही कर पाता, वो तो बिल्कुल। हाँ क्योंकि क्या है ना सर, आप जुड़े हैं तो कुछ न कुछ तो सर हमें मतलब नहीं नहीं, वो मेरे 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 एक्चुअली स्टॉक तो आपके सामने ही है। आप मेरा पोर्टफोलियो देख लीजिए, उसमें जो मैं बोलूंगा वही स्टॉक पड़े होंगे मेरे। तो नया तो मेरे पास कुछ है नहीं बात करने लायक, तो इसलिए हाँ आप देख लीजिए। सो वैसा है। और मैं एक्चुअली स्टॉक स्पेसिफिक तो बात भी नहीं करता मैं, करेक्ट। तो वो तो मैं, ये सेबी अलाउ नहीं करता एक्चुअली। रेगुलेटर अलाउ करता तो शायद बोल भी देता। बिल्कुल सर, तो आप यही रहा कंटिन्यू मार्केट में कंटिन्यू रहना ही है, और इसमें दो कोई संदेह नहीं कि जो रिटर्न्स हमें इक्विटी के अंदर मिल रहे हैं वही मिलते रहेंगे आगे, और हमें जो वेल्थ क्रिएशन रहेगा। अमन सर और ईरानी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश आडे ग्रुप और हमारे सारे जो हैं सैकड़ों जो क्लाइंट इन्वेस्टर्स हमसे जुड़े हैं एसोसिएट की तरफ से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्चुअल मीटिंग तो आज हुई है, उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्दी एक प्रेजेंस जो आपकी जो जोधपुर में रहेगी, और हम लोग जल्दी से आपसे मुलाकात होगी सर। थैंक यू सर, सुरेश आडे पक्का ग्रुप। जी, धन्यवाद धन्यवाद आपको और सुरेश आड़ी ग्रुप को और कल ही आपके सारे दर्शकों को कुछ कारण जो। से ना ज्वाइन नहीं कर पाए साथ में हाँ अभी। जी, हाँ उनके तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है सर।